जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। दोस्तों, हमने आपको पिछले क्लास में सौरमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति आदि से तथ्यों को बताया है। उसके अगले कड़ी में यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ेंगे आज सौरमंडल के बारे में, सौरमंडल के प्रमुख सदस्य के बारे में, जिसका नाम है सूर्य। दोस्तों, पढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरा नाम अश्विनी राय है। यदि आपको वीडियो पसंद आए या कोई चीज़ अच्छा लगा हो या अच्छा नहीं भी लगा हो तो आप कृपया कमेंट करें, बताएं, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। आइए दोस्तों, चलते हैं हम टॉपिक की ओर। दोस्तों, सौरमंडल सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसके पीछे का बैक का बताऊंगा कि सौरमंडल से तात्पर्य क्या है, और हमने आपको सौरमंडल से तात्पर्य बताया भी है। लेकिन सौरमंडल से पहले दोस्तों आपने नाम सुना होगा आकाश गंगा का। दोस्तों, आकाश गंगा के बाद सौरमंडल, और आकाश गंगा से पहले ब्रह्मांड आता है। दोस्तों, एरो इधर का लगा लीजिए ऐसे। आकाश गंगा। दोस्तों, यहाँ देखिए ब्रह्मांड में आकाश गंगा है और आकाश गंगा के अंतर्गत सौरमंडल है। तब सौरमंडल में हम लोग सूर्य ग्रह, उपग्रह आदि चीज़ों को पढ़ते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रह, उपग्रह, आप देख रहे हैं कि यह ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई के रूप में है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सौरमंडल का एक प्रमुख तारा जो है वह सिर्फ सूर्य है। सौरमंडल में बस एक ही तारा है जिसका नाम सूर्य है, और इसी सूर्य से सौरमंडल का पूरा संचालन होता है। दोस्तों, आकाश गंगा में करोड़ों अरबों तारे हैं एक आकाश गंगा में, और ऐसी कई आकाश गंगाएं जो हैं ब्रह्मांड में उपस्थित है। अब अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि ब्रह्मांड का इसका विस्तार क्या हो सकता है। आप उसको सोच भी नहीं सकते हैं कि ब्रह्मांड कहाँ से कहाँ तक है, इसका छोर कहाँ से कहाँ तक है, एक सिरा कहाँ है, दूसरा सिरा कहाँ है। दोस्तों, इसका कोई और अंत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सूर्य के बारे में। यहाँ पर आप देखिए सूर्य, चूँकि हमारा टॉपिक है सूर्य, सन। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सन जो है वह सौरमंडल का प्रमुख सदस्य है। अर्थात सौरमंडल में हमने आपको लिस्ट बनाई थी। सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, पुच्छल तारे, धूमकेतु आदि खगोलीय पिंड आते हैं। इसको
हम सौरमंडल बोलते हैं। तो इन सभी में सबसे प्रमुख क्या है, ये है, ये सौरमंडल का गार्जियन है, मुखिया है, इसीलिए इसको हम मुखिया बोलते हैं, क्योंकि इसी सूर्य से के अस्तित्व पर ही इन ग्रह उपग्रह उल्कापिंड आदि चीज़ों का अस्तित्व टिका हुआ है। यदि दोस्तों सूर्य नहीं रहेगा तो ये सब भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों है। तो सूर्य जो है सौरमंडल का प्रमुख सदस्य या गार्जियन है। जैसा कि हमारे सौरमंडल या आकाशगंगा में बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं, तो सबको हम किसी को ग्रह को और किसी को तारा बोलते हैं। तो दोस्तों सूर्य को हम तारा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तारा। कहीं कहीं दोस्तों तारा और ग्रह में अंतर पूछ लिया जाता है कि तारा और ग्रह में क्या अंतर होता है। तो अभी हम आपको फिलहाल ये बता देंगे कि तारा के पास प्रकाश होता है और ग्रहों के पास प्रकाश नहीं होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर है। तारे जो है स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ग्रह जो है इसके प्रकाश से यह प्रकाशित होता है। यह क्या है, एक प्रमुख अंतर है। तो इसलिए सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है जिसको हम इसको एक तारा बोलते हैं। इसकी आयु लगभग दोस्तों 4.6 अरब वर्ष इसको एग्रीगेट माना गया है 5, लेकिन ओरिजिनल जो है इसकी आयु है 4.6 वर्ष पुराना है। अर्थात सूर्य की जो आयु है वह 4.6 अरब वर्ष का है। दोस्तों यह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, 109 गुना सूर्य से बड़ा है। अब आप ये समझ सकते हैं कि 109 गुना बड़ा का तात्पर्य हुआ कि पृथ्वी जैसी 109 पृथ्वी अगर आप मिलाएंगे तब सूर्य का निर्माण होगा। जैसे कि मान लीजिए 1 2 ऐसे करके ऐसे 109 पृथ्वी अगर आप मिलाएंगे, इतना मैं 109 तो नहीं लिख पाऊंगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इतना जब 109 मान लीजिए ये अंदर पृथ्वी बना है और जब 109 पृथ्वी हो जाएगा तो एक सूर्य का निर्माण होगा। अब आप कल्पना करिए कि यह कितना बड़ा हो सकता है। दोस्तों सूर्य भी एक गोलाकार पिंड ही है। इस गोलाकार पिंड में कुछ गैसें भी पाई जाती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, प्रमुख गैसों में हीलियम जो है हाइड्रोजन जो है 71% है। सभी गैसों में से सबसे ज़्यादा गैस सूर्य के अंदर हाइड्रोजन है जो 71% है। हाइड्रोजन गैस कितना है, 71% है दोस्तों। उसके बाद हीलियम का नंबर आता है। हीलियम कितना है, 26.5%। अन्य 2.5% है। दोस्तों अब आपको एक चीज़ और बताना है यहाँ पर कि सूर्य के कोर में, ये सूर्य है इसके ये कोर में, अभी हम आपको इसको आगे विस्तार से बताएंगे। जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है तो इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। दोस्तों इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। सूर्य के ऊर्जा का मूल स्रोत यही प्रक्रिया है दोस्तों। यह सूर्य के ऊर्जा का मूल स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना है और इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए सूर्य में कुछ ऐसे स्पॉट आपको दिखाई देता है। लोग बताते हैं इसका नाम है
सौर कलंक, इसको बोलते हैं सौर कलंक। हम जब इसका लेयर बताएंगे आपको, सूर्य की परतें या सूर्य की आंतरिक संरचना, उसमें हम इसको आपको डिफाइन करेंगे। ये जो स्पॉट है इसको हम बोलते हैं सौर कलंक। दोस्तों आगे देखिए क्या है, ये हो गया, पृथ्वी को सौरविक ऊर्जा का केवल 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होगा। पृथ्वी को, जैसे ये यदि सन है और ये हमारी अगर पृथ्वी है, तो यहाँ से जो ये एनर्जी आती है, जो ऊर्जा आती है, वह सूर्य के कुल का, टोटल का, सूर्य के टोटल का सिर्फ 2 अरबवां भाग आता है। 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर आती है। सूर्य के जितनी भी, सूर्य के पास जितना भी ऊर्जा है, उस सभी ऊर्जा में से पृथ्वी को 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। और यह 2 अरब, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इतने अश्व शक्ति के बराबर होता है। दोस्तों इसको यदि आप गिन सकते हैं तो गिनिए कि यह कितना लिखा हुआ है। 23 पर 12 जीरो हमने लिखा है। 23 पर, ये 23 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। दोस्तों इसको आपको गिन के बताना है, कमेंट करना है कि यह कितना लिखा हुआ है। यदि आप नहीं गिन पाते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं इसको आपको बताऊंगा कि ये कितना है। और इसके आगे भी संख्या है तो मैं उसको भी बताऊंगा। जनरली लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, यहाँ तक गिन पाते हैं दोस्तों। इसके बाद बहुत कम लोग, ऐसे कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन आप गिन के बताइए क्या है, तो हम अगले वीडियो में इसको आपको बता दूंगा। कमेंट जरूर करिए दोस्तों। ये अश्व शक्ति है, इतनी जो 2 अरबवां भाग मिलता है पृथ्वी को। सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी को मिलती है, वह सूर्य का जो टोटल ऊर्जा है, उसमें से सिर्फ 2 अरबवां भाग जो प्राप्त होता है, उसमें से ये इतना अश्व शक्ति के बराबर होता है। दोस्तों अब आपको हम, यदि आप इसको नोट करना चाहें तो कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको सूर्य की आंतरिक संरचना या सूर्य की संरचना क्या है बताएंगे। दोस्तों हम यहाँ पर आपको सूर्य की आंतरिक संरचना बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। थोड़ा मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ रहा है दोस्तों, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको हम समझाना चाहें तो यहाँ पहले परत का नाम लिख देते हैं आपको। सबसे पहले कोर है, ये चल नहीं रहा, लग रहा है सूख गया है। चलिए कोई बात नहीं, इससे हम लिखते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या है, कोर है। दोस्तों सूर्य का जो मुख्य भाग है, यहाँ पर आइए हम समझते हुए चलते हैं। इसको बोलते हैं कोर। दोस्तों कोर जो है, कोर के अंतर्गत
सूर्य की जितनी भी ऊर्जा से संबंधित क्रियाएं होती हैं इसी कोर में होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और इसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा 71% है और ये सूर्य के, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य जो है ऊर्जा का अपार भंडार है। यह एकदम आग का दहकता हुआ गोला है जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसके पास कितनी एनर्जी है। तो वो एनर्जी का जो मूल स्रोत है वह जो है हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता है, परिवर्तित होता है तो ही मुक्त होता है। और इस प्रक्रिया को हम, जो ऊर्जा बनती है, इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं। यह चीज़ जो है वह कोर में होता है। इस भाग में यह क्रियाएं होती हैं, कोर में। दोस्तों अगला क्या है, विकिरण मंडल। दोस्तों इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेडिएटिव जोन। दोस्तों विकिरण मंडल, देखिए नाम से स्पष्ट है, हमने आपको बताया था कि यह कोर है। इसके ऊपर वाला जो इसका जो दूसरा ये कोर है, अब ये वाला भाग जो है विकिरण मंडल है। विकिरण मंडल, दोस्तों देखिए विकिरण मंडल में कुछ किरणें पाई जाती हैं, एक्स, गामा, फोटॉन। दोस्तों यहाँ पे सबसे प्रमुख बात यह है कि इस मंडल में, ये जो मंडल दिख रहा है, इस मंडल से ये जो ऊर्जा निकलती है इसी को फोटॉन बोलते हैं। और यही ऊर्जा जो है हमारे पृथ्वी तक आती है, जो हम सूर्य का प्रकाश बोलते हैं। इसी को हम फोटॉन ऊर्जा भी बोलते हैं। इसी को हम फोटॉन ऊर्जा भी बोलते हैं, क्योंकि ये इस विकिरण मंडल से ही यह ऊर्जा जनरेट होती है और पृथ्वी तक आती है। तीसरा है दोस्तों संवहन मंडल। थोड़ी सी गर्मी हो रही है दोस्तों। संवहन मंडल को हम बोलते हैं इंग्लिश में कन्वेक्टिव जोन। दोस्तों ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए समझने के लिए है कन्वेक्टिव जोन, अर्थात ये जब तीसरा मंडल इसको बोलेंगे हम संवहन मंडल। दोस्तों देखिए संवहन मतलब कि यहाँ पर ऊर्जा का संवहन होता है, ऊर्जा का संवहन होता है। ऊर्जा का संवहन का मतलब कि जो ऊर्जा ये निकल रही है ये यहाँ तक आती है, इसका संवहन होता है, मतलब
मूवमेंट होता है, ऊर्जा में क्या होता है, मूवमेंट होता है। और यहीं पर कुछ हाइड्रोजन के सेल भी पाए जाते हैं। दोस्तों सेल का मतलब कि इस मंडल में, इस संवहन के मंडल में कुछ इस प्रकार के सेल पाए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद अगला मंडल है प्रकाश मंडल। दोस्तों इसको बताने के बाद ये इस चित्र को अच्छे से आपको बताएंगे। प्रकाश मंडल अर्थात फोटोस्फेयर, इसको दोस्तों फोटोस्फेयर बोलते हैं। दोस्तों जो हम लोगों को प्रकाश इसके ये वाला परत जो है, ये इसको हम बोलते हैं प्रकाश मंडल। दोस्तों इसके अंतर्गत यह दृश्य भाग है, यह दृश्य भाग है। अर्थात हम पृथ्वी से जब सूर्य को देखते हैं, यहाँ पर जब हम यहाँ से पृथ्वी है, ये हमारी है, यहाँ से जब हम इसको देखते हैं तो हमें यही मंडल दिखाई देता है। ये वाला सीधा मंडल हम देखते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं दृश्य भाग। दोस्तों आगे है, यहाँ का टेम्परेचर जो है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और चूँकि हम लोग इसी मंडल को देखते हैं, इसीलिए हम यहाँ की तापमान के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ का तापमान जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोस्तों हमने आपको एक चीज़ और बताना है कि यह कोर का जो है, ये कोर का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। कोर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये कहीं कहीं पूछ देता है दोस्तों, कोर और प्रकाश मंडल का तापमान कितना है। दोस्तों इसके बाद जगह नहीं है, फिर इसको हम मिटा देते हैं। पांचवा है वर्णमंडल। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोस्फेयर। दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट है। क्रोमोस्फेयर का मतलब क्रोमोस्फेयर में जब इसके कोर वाले भाग में, यहाँ पर जब हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता है तो अपार ऊर्जा मुक्त होती है। तो कभी कभी दोस्तों यह ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ही भारी मात्रा में, उसको कहा नहीं जा सकता है, भारी मात्रा में मुक्त होती है। तो यह ऊर्जा जो है यहाँ से निकलने लगती है और यह सब निकल के इन सारे मंडलों को भेदते हुए ये ऊर्जा जो है ये बाहर निकल जाती है दोस्तों, ऐसे। तो ये जो ऊर्जा बाहर निकलती है इसको हम बोलते हैं सौर ज्वाला, अर्थात
इंग्लिश में बोलते हैं सोलर फ्लेम। और ये जब ज्वाला सूर्य के बाहरी मंडल से बाहर निकलता है तो अंतरिक्ष में होते हुए यह पृथ्वी तक आता है। यह क्या आता है? पृथ्वी तक आता है। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको एक चीज़ समझाना है। ये लिख दीजिए सौर ज्वाला। सैंपल छोटा होने से बहुत दिक्कत हो रही है दोस्तों। यदि आपका सहयोग और प्यार रहा तो हम और सैंपल बड़ा करेंगे और भी साधन हमारे पास आएंगे। तब तक काम चलाते हैं। देखिए सौर ज्वाला, ये जो फ्लेम है, ये फ्लेम जो है ऐसे आगे बढ़ के अंतरिक्ष में चली जाती है। तो कुछ सौर ज्वाला जो है चूँकि आप जानते हैं कि पृथ्वी भी अंतरिक्ष में ही एक स्थित है, एक खगोलीय पिंड है ये भी, और यह गोल है। सभी लोग इस बात को जानते हैं और हमने अभी आपको इसकी विशालता का बताया कि ये कितना विशाल है। तो ये सौर ज्वाला जो है पृथ्वी के ऊपर से अर्थात उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी ऐसे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों जब ये सौर फ्लेम पृथ्वी के उत्तर की ओर आती है, ये उत्तर की ओर, तो इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस। और जब यह फ्लेम दक्षिण की तरफ आती है तो इसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए कि उत्तर वाले अरोरा को क्या बोलते हैं और दक्षिण वाले अरोरा को क्या बोलते हैं। उत्तर वाले अरोरा को अरोरा बोरियालिस बोलते हैं और दक्षिण वाले साउथ वाले सौर फ्लेम को अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिस का मतलब होता है, यह सिमिलर शब्द लग रहा है ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया जो है आप देखेंगे मैप में तो वह दक्षिण साइड में है। ऑस्ट्रेलिया का जो इस तरह की संरचना होती है वह मैप में दक्षिण है। ऑस्ट्रेलिया से आप ऑस्ट्रेलिस याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है तो ऑस्ट्रेलिस भी दक्षिण में होगा। इसके बाद दोस्तों ये आगे हम पढ़ेंगे। वर्णमंडल के बाद है हमारा अगला छठा और लास्ट कोरोना। दोस्तों कोरोना नाम सुन के आप इसका अंदाज़ा ये मत लगाइएगा कि यह अभी जो हाल ही में बीमारी आई थी वो है कोरोना, या इसको कीरीट भी बोलते हैं, कीरीट। दोस्तों कोरोना या कीरीट, यह मंडल जो है इसका देखिए यहाँ पर, यह सबसे लास्ट का मंडल है, इसको हम बोलते हैं कोरोना। दोस्तों यह एक प्रकार का सूर्य के जो ऊपरी भाग है जहाँ पे प्रकाश लगभग दिखाई देते हैं उसको हम कोरोना बोलते हैं, और यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। और
यह चीज़ आप तभी देख सकते हैं जब सूर्य ग्रहण हो। और इस मंडल को सूर्य मुकुट के नाम से भी जानते हैं, सूर्य मुकुट। दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि सूर्य मुकुट क्या है, तो आप बता सकते हैं कि कोरोना मंडल को ही सूर्य मुकुट बोला जाता है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको और बताना है कि सूर्य का ये हमने कोर हिंदी में लिखते हैं, कोर। दूसरा नंबर पर है विकिरण मंडल। थोड़ा सा लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन बस ख़त्म है इसके बताने के बाद। संवहन, चौथा है फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। पांचवा है वायुमंडल और छठा है लास्ट कोरोना या किरीट। दोस्तों हमने आपको जो यहाँ पे परत बताई थी, एक, दो, तीन, चार, 5। ब्लैक बोर्ड छोटा होने के कारण दोस्तों हमको बार बार मिटाना पड़ रहा है और आपको बताना पड़ रहा है। दोस्तों ये हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये और ये 1, 2, 3 मतलब कि ये जो मंडल है इसको इनर पार्ट बोला जाता है, अर्थात इसको बोलते हैं आंतरिक भाग। और दोस्तों इसको बोलते हैं बाह्य भाग। मतलब कि यह 3 जो परत है, ये वाला, ये 1, 2, 3, ये जो परत है बाहरी वाला, ये है प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और कोरोना किरीट। और अंदर का जो है उसको बोलते हैं कोर, विकिरण मंडल, संवहन मंडल। दोस्तों जो हम आपको बताना चाहते थे बस इतना ही कि सूर्य के अंदर का भाग और बाहर का भाग आप समझ लें, क्योंकि कहीं कहीं बस यह 3 ही बताया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको क्लियर किया। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या कोई चीज़ आपको समझने में असुविधा हो रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो रेड बटन में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको टच कर दीजिए ताकि हम अपना वोट जो है बड़ा कर सकें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।